आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखो, दो पार्ट में डिवाइड करके इसको हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन, और दूसरा पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है जाइलम तक, वो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करेगा प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, एसेंट ऑफ शेप में। जैसे हम ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज करते हैं ना प्लांट्स के अंदर, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं क्या, वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो दो चीजें हैं क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। और आप पहले पढ़ चुके हो कि जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना, और फ्लोएम का काम क्या है, फूड और हार्मोन्स को कैरी करना। अब हार्मोन्स कहां से कहां जाते हैं, टिप से पार्ट्स में जाते हैं, प्लांट पार्ट्स में, या फिर प्लांट पार्ट से टिप में जाते हैं, वो मैं बता चुका हूं क्या, कि सूट और रूट टिप से कहां जाते हैं, प्लांट्स के पार्ट में जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमें बात करना है किसके बारे में, एसेंट ऑफ शेप के बारे में, कि आखिर प्लांट वाटर जाइलम तक तो पहुंच चुका है, लेकिन जाइलम से अपवर्ड मूवमेंट उसका कैसे होगा, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले बात यार दिमाग में एक और आती है क्या, कि आखिर हमें पता कैसे चला कि वो जाइलम ही है जो वाटर का कंडक्शन करता है। कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला क्या, कि जाइलम ही है जो कि वाटर का कंडक्शन करता है। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली किया क्या गया, इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि किसी भी प्लांट का स्टेम लिया गया। कैसा स्टेम, थिक स्टेम, थिक स्टेम लिया गया, और क्या किया गया कि इसके अपर पोर्शन को, जो फ्लोएम वाला पोर्शन है, उसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्लोएम वाज रिमूव्ड, फ्लोएम वाज रिमूव्ड। फ्लोएम को रिमूव कर दिया गया। उसके बाद भी क्या देखा गया कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एसेंट ऑफ शेप क्या है, फाउंड हो रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें, कि हमने फ्लोएम को हटा दिया है और क्या है, तब भी वाटर का कंडक्शन हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, कि वो जाइलम ही था जो वाटर का कंडक्शन करता है। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप। देखो, शेप बेसिकली किसको बोलते हैं, वाटर को ही बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमें किसके बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप के बारे में। बेसिकली 3 थ्योरीज हैं इसके ऊपर। कितनी थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं, लेकिन हमें उन तीनों को नहीं पढ़ना है। हमारी एनसीईआरटी ने जिसको डिस्कस किया हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे 3 थ्योरीज कौन कौन सी हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप की। पहला है वाइटल थ्योरी। कौन सा, वाइटल थ्योरी। दूसरे थ्योरी का नाम है रूट प्रेशर थ्योरी। कौन सा, रूट प्रेशर थ्योरी। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है, उसका नाम क्या है, ट्रांसपीरेशन पूल। क्या, ट्रांसपीरेशन पूल। इस ट्रांसपीरेशन पूल को एक और नाम हम देते हैं क्या, कोहेशन टेंशन थ्योरी। क्या बोलते हैं, कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक, तो ये 3 थ्योरीज हैं जो किसके मैकेनिज्म को हेल्प करती है हमें समझने में, एसेंट ऑफ शेप के। देखो, वाइटल थ्योरी के बारे में मैं तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में मैं बस आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और डिटेल बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम ट्रांसपीरेशन पूल के बारे में। हम इसी थ्योरी में देखने वाले हैं क्या, कि आखिर ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन पूल क्या होता है, आखिर ये कोहेशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है, इस ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये ट्रांसपीरेशन होता किस में है, क्या स्टोमेटा में होता है या फिर लेंटिसेल्स में होता है, और स्टोमेटा में होता है तो कैसे होता है। और फिर हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हम पोटेशियम पंप थ्योरी के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट इसको आप नोट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में, नोट करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं यार ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी से पहले रूट प्रेशर का। देखो, जो वर्ड है रूट प्रेशर, साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि रूट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को एक दूसरा नाम भी क्या देते हैं यार, पॉजिटिव प्रेशर। तुमको पता करना है ना कि किसी प्लांट के अंदर रूट प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो एक बात और दिमाग में आ रही हुई क्या, कि क्या वाटर का कंडक्शन करने के लिए ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी ही बस काम करेगा, क्या रूट प्रेशर काम नहीं करता है, बिल्कुल करता है। रूट प्रेशर भी काम करता है, लेकिन वो ज्यादा हाइट तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता है। सर्टेन हाइट तक वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर टेम्परेट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं, टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स है उसके अंदर रूट प्रेशर की वजह से क्या है,
है वाटर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बहुत टॉल टॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और वैसे भी यार ये जो रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है ना बहुत कम होता है, तुम एक रेंज लगाना चाहो तो 2 बार से भी कम होता है, ठीक। तो और सबसे मजेदार बात क्या है ना यार कि जिस प्लांट के अंदर रूट प्रेशर काम ना भी कर रहा हो ना तो एसेंट ऑफ शेप काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि रूट प्रेशर से एसेंट ऑफ शेप का कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर डेफिनेशन तुमसे कोई पूछ दे रूट प्रेशर का तो तुम क्या बोलोगे कि वैसा पॉजिटिव प्रेशर जो कि रूट के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। पता है कैसे चलेगा, कोई तुम एक प्लांट लो, सॉइल के नीचे उसका जो सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन है उसको ट्रांसवर्सली कट कर दो, कट करोगे ना तो क्या है कि वहां से एक ड्रॉप लाइक कुछ निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि रूट प्रेशर वहां पे एग्जिबिट कर रहा है। जाइलम क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा अपने आप को किसके फॉर्म में, एक ड्रॉप के फॉर्म में। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि रूट प्रेशर एग्जिट कर रहा है। तो ये थी बात यार रूट प्रेशर की। और एक बात ध्यान रखना है क्या कि रूट प्रेशर किस चीज के लिए है, लिटिल ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा छोटा सा हाइट प्लांट होगा उनके लिए वो ज्यादा है। जैसे टेम्परेट रीजन में क्या है कि ये रूट प्रेशर काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, रैपिड हाईली रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो अब बात करने वाले हम किसके बारे में, फाइनली ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के बारे में, जिसको हम लोग कोहेशन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी हम लिख लेते हैं क्या यार, इसको और हम क्या बोलते हैं, कोहेशन टेंशन थ्योरी। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि इसको दिया किसने, तो डिक्सन और जॉली साहब ने, डिक्सन एंड जॉली साहब ने, डिक्सन एंड जॉली साहब ने इसको दिया था। कब दिया था, 1894 में। कब दिया था, 1894 में डिक्सन एंड जॉली साहब ने इसको दिया था, ठीक, 1894 में। चलो ये बातें हो गई। अब आते हैं कुछ बेसिक बातों पे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। तो कोई पूछे ट्रांसपीरेशन क्या तो आप बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे कि आखिर ये जो ट्रांसपीरेशन ये हो कहां से रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, थ्रू स्टोमेटा। ये जो ट्रांसपीरेशन है किससे हो रहा है, थ्रू स्टोमेटा। बात आई स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट है, लीप्स के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम डिफिनीशन ट्रांसपीरेशन का जब बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। चलो एक वर्ड क्लियर। अब मैंने नीचे लिखा है कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो जरा जान लेते हैं यार कि कोहेशन और एडिशन का मतलब क्या है। कोहेशन किसको बोलेंगे, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेशन। क्या, सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेशन बोलेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन। यहां पे हम कोहेशन के बारे में अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। हम तो भाई प्लांट में वाटर का कंडक्शन करा रहे हैं तो उसके लैंग्वेज में ही बात करेंगे। तो यहां क्या बोलेंगे कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बोले तो H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कोहेशन हो गया। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला आपसे, एडहेशन। क्या बोला मैंने, एडहेशन। फिजिक्स में ही पढ़ते हैं यार कोहेशन एडिशन। तो एडिशन क्या है, देखो जो ट्रैकिड्स का वॉल होता है या फिर वेसल्स का, वो किससे बना होता है, लिग्निन से या फिर सेलुलोज से। और उनके पास क्या होता है ना, बहुत हाई एफिनिटी होता है किस चीज के लिए, वाटर के लिए। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वाटर का अट्रैक्शन किसके साथ, किसके साथ, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के वॉल्स के साथ। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के वॉल के साथ वाटर का इतना अच्छा अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ट्रैकिड्स और वेसल्स के वॉल्स किससे बने हुए हैं, लिग्निन एंड सेलुलोज से। और ये लिग्निन और जो सेलुलोज है इनके पास हाई एफिनिटी है किस चीज के लिए, वाटर के लिए। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड द वॉल्स ऑफ किसके किसके वॉल, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स
ऐसा क्यों ट्रैकिड्स और वेसल्स के वॉल पे क्यों? क्योंकि इनका वॉल जो है वो किससे बना हुआ है? लिग्निन एंड सेलुलोज से। इनका वॉल किससे बना हुआ है? लिग्निन एंड सेलुलोज से। ठीक, को क्या बना हुआ है? वॉल। और ये जो लिग्निन एंड सेलुलोज है इसके पास और क्या अच्छा है? हाई एफिनिटी फॉर H2O, हाई एफिनिटी फॉर H2O। तो ये बातें हैं, बेसिक बातें कोहेशन और एडिशन के बारे में आपने जान लिया। आपने जान लिया कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और अब हम बात करेंगे आखिर ये ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, और एक सीक्वेंस वे में मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा याद करने का कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है। नोट करेंगे, फिर हम बात करने वाले किसके बारे में? ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में। देखो यार, और एक बात, यही कोहेशन और एडिशन रीजन है जिसके वजह से जाइलम के अंदर कंटिन्यूअस वाटर का सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि कोहेशन है, किस लिए? वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन। और फिर क्या, जो जाइलम और वेसल जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन हो रहा है उनके भी वॉल्स जो है किससे बने हैं? लिग्निन और सेलुलोज से, जो कि क्या है? हाई एफिनिटी है उनके पास, किसके लिए? वाटर के लिए। तो यही वो रीजन है कि जाइलम वेसल्स के अंदर कंटिन्यूअस क्या है? मूवमेंट चलते रहता है, किसका? वाटर का। ठीक, तो कोई आपसे पूछे कि आखिर इस जाइलम वेसल्स के अंदर कंटिन्यूअस वाटर का मूवमेंट किस वजह से हो पाता है, तो आप क्या बोलोगे? कि ड्यू टू इट्स कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में। देखो यही सब इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई वाइटल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में नहीं पूछने वाला है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे तो इसी से, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी से ही आएंगे। तो अब जान लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन पुल क्या है। ट्रांसपीरेशन हमने समझ लिया है क्या, कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट नॉन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, कि जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है लीव्स के अंदर, वो क्या करता है ना, कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। नेगेटिव प्रेशर बोल सकते हो या फिर उसको टेंशन बोल सकते हो। किसके अंदर ये टेंशन क्रिएट होता है? जाइलम सैप के अंदर, जो कि प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है किसके पास में? रूट के पास में। मान लो ये कोई लीफ है, इस लीफ के अंदर से क्या है? पानी का लॉस हो रहा है, और ये लीफ किससे कनेक्टेड है? रूट से कनेक्टेड है ना, वाटर के लिए। तो जब यहां पे पानी कम हो गया, इसका मतलब क्या है? कि यहां पे प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब यहां पे प्रेशर कम हो गया, रूट के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है? कि फ्लो होगा किधर से किधर? रूट से कहां फ्लो होगा? लीफ की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर कम, यहां पे प्रेशर ज्यादा, और हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही क्या है? मूवमेंट होता है। तो ट्रांसपीरेशन पुल का कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? कि ट्रांसपीरेशन टेकिंग प्लेस थ्रू ट्रांसपीरेशन टेकिंग प्लेस कॉजेज नेगेटिव प्रेशर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया, टेंशन क्रिएट कर दिया, कहां पे? इन जाइलम सेप। कहां पे? इन जाइलम सेप। देखो सेप वर्ड से डिस्टर्ब नहीं होना है। सेप का मतलब क्या होता है? वाटर। तो जाइलम के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर का लॉस हो रहा है तो लीफ के अंदर, देखो बेसिकली लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल्स। अब क्या है कि जो इवापोरेशन हो रहा है वो लीव्स के अंदर हो रहा है, और लीव्स के अंदर भी कहां हो रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस से। तो इवापोरेशन हुआ लीव्स के इंटरसेलुलर स्पेस से। अब इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर कम हो गया, वहां पे वाटर सप्लाई करना है, तो वो जो वैकेंट स्पेस है, वो जो वैकेंट जगह है, उसको कौन फिल करता है? मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल वाटर कहां से लेता है? जाइलम कॉलम से। तो देख रहे हो ना, सीक्वेंस बना हुआ है पूरा, क्या कि लीफ से वाटर का लॉस हुआ इवापोरेशन के फॉर्म में। ठीक है, लीफ के कौन से पार्ट से? इंटरसेलुलर पार्ट से। अब क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस वैकेंट हो गया, उसको भरने के लिए पानी कौन देगा? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल पानी कहां से लेके दे रहा है? जाइलम कॉलम से। इसका मतलब क्या है कि जाइलम के कॉलम के अंदर क्या है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, नेगेटिव टेंशन क्रिएट हुआ, मतलब प्रेशर का डिफरेंस आया। लीफ के पास में लो प्रेशर हो गया, रूट के पास में हाई प्रेशर हो गया। मतलब क्या है कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, तो वाटर कहां से कहां जाएगा? रूट से लीफ के अंदर जा रहा है। ठीक, तो जाइलम सेप के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, और यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस चीज की हम बात कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर। रिस्पॉन्सिबल फॉर
movement of water in upward direction, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं एक सीक्वेंस में आपको बताता हूं कि मैंने आखिर बोला क्या है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। ये हम नहीं जानते। तो चलिए लिखते हैं इसको सीक्वेंस में। मैंने आपसे क्या बोला कि लीफ के अंदर क्या हो रहा है, इवापोरेशन। क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ठीक, इवापोरेशन हो रहा है, मैंने बोला आपसे। कहां से इवापोरेशन हो रहा है लीव्स में, इंटरसेलुलर स्पेस में से। कहां से, इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीव्स। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में से पानी चला गया। इस इंटरसेलुलर स्पेस को पानी कौन देगा, मीजोफिल सेल्स। कौन देगा, मीजोफिल सेल्स। कौन दे रहा है पानी, मीजोफिल सेल्स देगा पानी। और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या करेंगे, यहां पे और लिख सकते हैं क्या, कि वैकेंसी फिल्ड बाई। वैकेंसी कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो पानी खत्म हो रहा है। ठीक, अब ये जो मीजोफिल सेल है ये पानी कहां से ले रहा है, हमारे जाइलम कॉलम से। टेक वाटर फ्रॉम जाइलम कॉलम। तो ये लिख के मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो कैसे नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो जाइलम कॉलम से पानी ले लिया, मतलब जाइलम कॉलम के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो चुका है। अब यहां प्रेशर कम, रूट में प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। यही मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी का, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट होने का। मतलब क्या है कि नेगेटिव प्रेशर यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, तो नोट करेंगे। ये यहाँ पे मैं थोड़ा रूट प्रेशर के बारे में फिर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के टाइम पे मुझे याद आया कि देखो रूट प्रेशर को मैंने क्या बोला आपसे कि वो एक पॉजिटिव प्रेशर है। और क्या मैंने बोला कि रूट से प्रेशर लग रहा है इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, रूट प्रेशर। तो आखिर ये प्रेशर जनरेट कैसे होता है, मैं उसको भी एक सीक्वेंस में आपको लिखा देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आयंस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब आयंस फ्रॉम सॉइल, जो आयंस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो किसके साथ मिक्स होंगे, वाटर के साथ। ठीक, वाटर के साथ मिक्स होकर वो क्या करेंगे ना कि जाइलम के अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड जाइलम। जब बस वाटर था तो ठीक था, वाटर के साथ अब कुछ और मिल गया, कंसंट्रेशन हाई हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये पॉजिटिव प्रेशर क्या कहलाता है, रूट प्रेशर। यही पॉजिटिव प्रेशर क्या कहलाता है, पॉजिटिव प्रेशर क्या कहलाता है, पॉजिटिव प्रेशर क्या कहलाता है, रूट प्रेशर। ठीक है, स्लैश देके मैंने टाइम बचाने के लिए दिया। यही क्या कहलाता है, रूट प्रेशर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर को पुश करने के लिए स्मॉल हाइट्स पे। कहां तक, टू स्मॉल हाइट्स, पुश वाटर पे, ये भी लिख लो, पुश वाटर को कहां तक पुश करता है, ये स्मॉल हाइट तक, उससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। ये जो रूट प्रेशर का इफेक्ट है ना, ये नाइट में ऑब्जर्वेबल होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में। ठंडे के दिनों में, ठंडे के दिनों में क्या है कि अच्छा नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ही क्यों रूट प्रेशर का हमें एक्टिविटी देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि सुबह में और रात को इवापोरेशन कम होता है। और जब इवापोरेशन कम होता है तो वाटर ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट क्या है, कलेक्ट किए रहता है। कौन, हमारा रूट प्रेशर। ठंडी के दिनों में देखते हो ना, घास के ऊपर बूंदे रहती हैं, पूरा प्लांट के पत्तों के ऊपर हल्का हल्का पानी रहता है, वो किसकी वजह से है, वो रूट प्रेशर की वजह से है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, गटेशन हो रहा है। गटेशन देखो, ट्रांसपिरेशन और गटेशन में अंतर है। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। गटेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो रूट प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, गटेशन। रूट प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, गटेशन। और वो ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से क्या है,
ट्रांसपीरेशन, तो ये बात ध्यान में रखना है। गटेशन किसके वजह से होगा? रूट प्रेशर की वजह से होगा। गटेशन बोलते किसको है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को बतानी थी आपको। और एक चीज हाँ, कि रूट प्रेशर कब देखा जा सकता है? रात को, नहीं तो बिल्कुल सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इवापोरेशन क्या है? लो रहता है। ठीक है, मतलब ट्रांसपीरेशन कम रहता है, बोल सकते हो ना ये। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। देखो, दो फैक्टर हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर, एक हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा हो सकता है इंटरनल फैक्टर। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होंगे यार? जो इन्वायरमेंट के कंडीशंस को इफेक्ट करे। क्या करे? कि एनवायरमेंट के कंडीशंस को इफेक्ट करे, जैसे ह्यूमिडिटी, हवा, विंड, तापमान, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्सटर्नल में क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल में बोलेंगे कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट्स, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट्स। इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आएगा उसके वजह से जो चेंज होगा वो किस में आएगा? एक्सटर्नल में आएगा। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा यार? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। और क्या? विंड। ठीक, इंटरनल की बात करो अगर, तो इंटरनल में क्या आएगा? प्लांट के अंदर का, जैसे लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर, सबके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। लीफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्लांट का एज बोल सकते हो, एज ऑफ प्लांट। अगर यंग प्लांट है तो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अलग होगा, ओल्ड प्लांट है तो अलग होगा। और क्या? रूट और शूट का रेशियो। रूट, ये क्या है रेशियो, क्या कहना चाह रहा, सब बात करेंगे। रूट शूट रेशियो। तो यही जो चीजें हैं इफेक्ट करती हैं किसको? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। किसको? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। हमारे टेलीग्राम पे चैनल है कुछ बायो एकेडमी करके, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। जो डाउट है आपके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। नोट करेंगे, फिर हम एक एक करके पहले एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे, फिर इंटरनल के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? एक्सटर्नल फैक्टर्स में ह्यूमिडिटी के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम? ह्यूमिडिटी के बारे में। ये कैसे इफेक्ट करता है? देखो, वाटर वेपर जितना ज्यादा होगा ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है। गर्मी के दिनों में हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्या ह्यूमिडिटी है। क्यों बोलते हो? क्योंकि जो इवापोरेशन है उसका रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वाटर वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या है? ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि गर्मी के दिनों में क्या चिपचिपा हो जाता है ना पूरा बॉडी, तो वो किसके वजह से हो जाता है? ह्यूमिडिटी की वजह से। तो मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि इवापोरेशन कम होगा, और इवापोरेशन कम होगा इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपीरेशन का रेट भी कम होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब इवापोरेशन कम होगा, और इवापोरेशन कम होगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट भी कम होगा। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा इन एटमॉस्फेयर, तो इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? इवापोरेशन कम होगा। क्या होगा? इवापोरेशन कम होगा। और इवापोरेशन कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? कम होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या है? कम होगा। तो ये हो गई किसकी बात? ह्यूमिडिटी की। नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
दूसरा आता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, क्या करेगा, क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों यार, क्योंकि देखो लफड़ा प्रेशर की जब भी बात करोगे तो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ तो मूवमेंट अपने आप नहीं होगा ना, तो हाई से लो की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर का क्या है, प्रेशर क्या होना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा, तभी तो जाके हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही हाई होगा तो क्या ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, नहीं। तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा उस टाइम पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर का यहां पे बहुत अहम रोल है। देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यों, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है वो क्या करेगा ना कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है लीव्स का, उसके अंदर क्या करेगा, वो वाटर को वेपराइज कर देगा। क्या करेगा, पानी गर्म करते हो यार, ज्यादा हीट दोगे तो ज्यादा वेपर निकलता है, कम हीट दोगे तो कम निकलता है। तो ज्यादा टेम्परेचर होगा इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा इवापोरेशन हो रहा होगा। जितना ज्यादा इवापोरेशन हो रहा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा। बात करें लाइट की, लाइट क्या करता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को इफेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं। लाइट का कोई रोल नहीं है स्टोमेटा के क्लोज होने में। लाइट का बस इतना ही रोल है किस चीज में, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो लाइट क्या करता है कि स्टोमेटा के ओपनिंग को इन्फ्लुएंस करता है और उससे क्या है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है। जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। डार्क मतलब नाइट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्लो होता है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि वहां पे इवापोरेशन बहुत कम हो गया रहता है। इसलिए तो मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या बोला कि रूट प्रेशर का एक्टिविटी एब्जॉर्ब कब होगा, कब ऑब्जॉर्व कर सकते हो, रात को, नहीं तो बहुत सुबह में। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो गटेशन के फॉर्म में वाटर को लॉस कर होते हैं। किस लिए, क्योंकि रात को इवापोरेशन नहीं होता है। इवापोरेशन क्यों नहीं होता रात को, क्योंकि लाइट नहीं मिल पाता है, और जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा इवापोरेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवापोरेशन और उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। तो ये लिंक करके आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिर बात करें किसके बारे में, वाटर के बारे में। आखिर वाटर का क्या रोल है यहां पे, सॉइल के अंदर जितना कम वाटर होगा, सॉइल के अंदर जितना कम वाटर होगा उतना ही कम ट्रांसपिरेशन भी होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, लेस अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जितना कम पानी सॉइल के अंदर होगा उतना ही कम ट्रांसपिरेशन भी होगा। लॉजिक भी है इसमें, ठीक है। रेट पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है या फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। कोई पूछ दे आपसे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाए अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, तो क्या होगा। ध्यान से सोचिए, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, क्या कि अगर, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से तो क्या होगा। क्या स्टोमेटा बंद हो जाएगा, क्या स्टोमेटा खुल जाएगा। अगर बंद हो जाएगा तो क्यों बंद होगा, अगर खुल जाएगा तो क्यों खुल जाएगा। सोचिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कि अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से तो स्टोमेटा के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा या फिर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। सोच लिया आपने, नहीं सोचा तो वीडियो पॉज करके सोचो, मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो टर्जिडिटी था उसको वो लॉस कर चुका है। जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा क्या है, संकीर्ण होगा, स्टोमेटा संकीर्ण होगा, उसके वजह से क्या है कि स्टोमेटल ओपनिंग होगी। अब क्या है कि तुमने ट्रांसपिरेशन करा दिया, ट्रांसपिरेशन कराया मतलब लीफ के अंदर से वाटर गायब कर दिया तुमने। और लीफ के अंदर से वाटर कहां से गायब हो रहा है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल मतलब स्टोमेटा, तो गायब हो गया यार। तो स्टोमेटा ने तो अपना टर्जिडिटी लॉस कर दिया है। जब टर्जिडिटी ही लॉस हो गया तो स्टोमेटा बंद, क्योंकि स्टोमेटा का ओपनिंग किस पे डिपेंड करता है, टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। और टर्जिडिटी यहां पे तो खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी किसके बारे में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अब ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर जो हमने बात कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। और इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में,
लीफ स्ट्रक्चर के बारे में जितना मैंने बोला है आप नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं है ताकि टाइम वेस्ट होगा। लीफ स्ट्रक्चर के बारे में, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में देखो नीट में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बस उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। ये जो आपको बकवास लग रहा होगा ना कि मास्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इतना ध्यान क्यों दे रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स पे ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आपसे कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, फिर वहां बोलोगे पता नहीं बढ़ रहा था कि घट रहा था, समझ में नहीं आ रहा यार क्या ही था, चलो तुक्का मार देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ 3 पे उंगली किया तुक्का मार दिए। ऐसे नहीं होने वाला कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, 600 नंबर 580 590 नंबर पे किसी को कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। तो चलिए बात करते हैं हम लीफ स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं ना उनके अंदर ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके जो लीफ का स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर चेंज आ जाता है। जैसे तुमने सुना होगा ना कि किसी का क्या बोलते हैं कि स्टेम मॉडिफाई हो गया, स्टेम मॉडिफाई हो गया, तो आखिर मॉडिफाई होने से फर्क क्या पड़ता है? जैसे जीरोफाइट्स जो प्लांट है ना उसके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जीरोफाइट्स के अंदर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब सरफेस एरिया कम कैसे हो गया? तो क्या हुआ ना कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई, जो लीफ है ना वो मॉडिफाई हो गया किसके अंदर? थिक क्यूटिकल के अंदर, जो कि एक हार्ड सरफेस है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ओपनसिया और स्पार्गस का, जो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हो या फिर प्लांट किंगडम में पढ़ते हो, ओपनसिया और स्पार्गस उसमें क्या है, सॉरी मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एग्जांपल आएगा आपको ओपनसिया का जहां पे लीफ के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो ओपनसिया और स्पार्गस के बारे में बात बताऊं तो इनके जो लीफ होते हैं ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर? थॉर्न्स के अंदर। किसके अंदर? थॉर्न्स के अंदर। तो देख रहे हो लीफ में चेंजिंग आ रहा है किसके किसके अंदर? ओपनसिया। ये एग्जांपल मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको बहुत जगह मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओपनसिया एंड एस्पारेगस, इनके अंदर क्या है कि लीफ मॉडिफाई हो जाता है। क्या मॉडिफाई हो जाता है? लीफ मॉडिफाई हो जाता है, लीफ मॉडिफाइड। और लीफ किसके अंदर मॉडिफाइड हो जाता है यार? थॉर्न्स के अंदर। किसके अंदर? थॉर्न्स। ये जो थॉर्न्स है ना इनके पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। मैं फिर बोल रहा हूं जीरोफाइट्स के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके जो प्लांट लीफ है वो क्या है, उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। कुछ में क्या होता है कि लीफ जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? थॉर्न्स के अंदर। ठीक है, किसी के अंदर क्या होगा कि स्टेम्स क्या हो जाते हैं? फ्लैटेंड हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये जो स्टेम्स जो कि थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्लैटेंड हो जाते हैं उनको हम क्लेडोड भी एक वर्ड देते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, क्लेडोड। क्लेडोड। और एक फाइलेक्लोड भी होता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में यार? लीफ स्ट्रक्चर के बारे में। ओपनसिया और स्पार्गस के बारे में याद रखना है क्या कि इनका लीफ मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर? थॉर्न्स के अंदर। और फ्लैटेंड स्टेम्स एंड फ्लैटेंड स्टेम्स, फ्लैटेंड स्टेम्स जो कि क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और उसके वजह से उनको क्या कहा जाता है? क्लेडोड भी कहा जाता है। और ये जो है ना थॉर्न्स और फ्लैटेंड स्टेम्स, ये भी किसका फंक्शन कर रहे होते हैं? लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो मॉडिफाइड हुए रहते हैं वो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? लीफ का। लीफ क्या कर रहा होता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये भी थॉर्न्स और फ्लैटेंड स्टेम क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो दो चीजें बच गई थी, क्या? रूट शूट रेशियो और एज ऑफ प्लांट। देखो रूट और शूट के रेशियो में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ठीक है, रूट इज शूट रेशियो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे ही ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या बात है? एज ऑफ प्लांट। देखो जो जर्मिनेटिंग सीड होता है ना उसके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? स्लो होता है। जर्मिनेटिंग सीड के अंदर क्या होता है? जर्मिनेटिंग सीड के अंदर, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्लो होता है, स्लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब क्या? स्लो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ते जाएगा। क्या जब तक प्लांट का एज बढ़ते जाएगा तब तक रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ते जाएगा? नहीं,
एक लिमिट होगा जहां तक प्लांट के अंदर क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, और ज्यादा अगर एज हो जाए प्लांट का, बहुत ज्यादा एज हो जाए, तो उसके अंदर भी क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटने लगेगा। खुद के ऊपर देखो यार, बच्चे रहते हो तो उतना काम कर पाते हो नहीं, थोड़े से बड़े होते हो तो काम करने लगते हो। एक एज आता है जहां पे आप बहुत एफिशिएंट होते हो अपने वर्क के लिए, फिर बुढ़ापा आता है, फिर क्या है, काम नहीं कर पाते हो। वैसे सेम कंडीशन प्लांट के साथ है, सेम सेम कंडीशन। क्या, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या स्लो होता है, जो एज जैसे जैसे बढ़ता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है एक सर्टेन एज तक, फिर उसके बाद क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एज के बढ़ते बढ़ते घटने लगता है। ठीक है, तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में हम बात कर रहे होंगे। कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुछ बायो एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई डाउट हो तो पूछिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।